नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया और उसके बाद से जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बिगड़ी है वो अभी तक पटरी पे नहीं आई है, या दिख रहा है कि पटरी पे आई नहीं है। अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए वैसे ही हैं जैसे हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। शिवसेना एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ी है जहां से उसे वापस लौटने के लिए एक सम्मानजनक तरीका चाहिए। उसे लगने लगा है कि अब हम बहुत आगे बढ़ तो गए, लेकिन अब पीछे भी अचानक हट जाते हैं तो उसके बाद हमारी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। राज्य में उसने बहुत मेहनत से एक आधार बनाया है, उनका भी अपना वोट बैंक है और शिवसेना के इसी वोट बैंक के कारण भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन होता रहा है। पिछले एक चुनाव को छोड़ दें तो उसके पहले भी 25 सालों तक भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन रहा, और अब भी, जबकि पिछले 5 सालों से उद्धव ठाकरे लगातार मोदी सरकार का विरोध करते रहे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र विधानसभा में लगभग वो विपक्ष की भूमिका में रहे, फिर भी दोनों के बीच गठबंधन हुआ। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे के सुर बदल गए थे और उसके बाद उन्होंने जो स्थितियां उत्पन्न कर दी, अब वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें। हालांकि ये बात उन्हें पता है कि भाजपा के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता है नहीं, लेकिन करें तो क्या करें। अब आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने के लिए कोई ऐसा बीच का रास्ता चाहिए जिससे कि उनका सम्मान बचा रह जाए। और जो शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई उसमें भी इस बात का संकेत मिल गया। जिस तरह आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम का प्रपोज किया और उन्हें विधायक दल का नेता चुना, उसी समय इस बात का अंदाजा लग गया था कि शिवसेना बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम प्रपोज करने से पहले एक बात कही थी कि सरकार में ठाकरे परिवार नहीं जाएगा। अब ठाकरे परिवार के सरकार से अलग होने की बात, इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि ठाकरे परिवार अगर सरकार में नहीं जाता है तो सीएम पद की उम्मीदवारी का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। एकनाथ शिंदे को या संजय राउत को या शिवसेना के दूसरे नेता को मुख्यमंत्री पद तो मिलना नहीं है, क्योंकि अगर आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव में मैदान में आए और ठाकरे परिवार की पूरी परंपरा को ब्रेक किया, तोड़ दिया, तो ऐसे में अगर वो सरकार में नहीं आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि सीएम पद की उम्मीदवारी उन्होंने छोड़ दी। अगर सीएम पद की उम्मीदवारी की बात अभी भी संजय राउत कर रहे हैं तो ये उसी तरह से है जिस तरह से हम पीछे हटने के लिए एक रास्ता हमें चाहिए और उस रास्ते के लिए एक सम्मान चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि हम पीछे तो हट रहे हैं लेकिन मेरे पीछे हटने में भूमिका भाजपा की भी है। यानी भाजपा के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा था और भाजपा कुछ मुद्दों पे मान गई है, जिसके कारण हम अब पीछे हट रहे हैं, और संजय राउत जैसे नेता तो कुछ बोलते ही रहेंगे। इसी रास्ते की तलाश के लिए कल उन्होंने मुलाकात की शरद पवार के साथ। एनसीपी प्रमुख के साथ मुलाकात करने का कोई और मतलब नहीं बनता है, कोई मायने नहीं है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बीच, मतलब चुनाव परिणाम आने के बाद, बिल्कुल साइलेंट हैं। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो बहुत गंभीर नेता हैं, माने हुए राजनीतिज्ञ हैं और मतलब मराठा के एक बड़े नेता माने जाते हैं, और वो बहुत सोच समझ के बयान देते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने आप को शांत करके रखा है, कोई बड़े बयान नहीं दिए। लेकिन शरद पवार के इशारा के बिना महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल अगर बोलते हैं कि शिवसेना के साथ वो नहीं जाएंगे, सरकार में नहीं आएंगे, और उसके साथ साथ जयंत पाटिल के अलावा अजीत पवार तक बोलते हैं कि हाँ भाई, अब शिवसेना के साथ हम जाने वाले नहीं हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठने का और हम अपोजिशन में ही बैठेंगे, तो इन दोनों का बयान शरद पवार के मर्जी के बिना तो आया नहीं होगा। इन लोगों ने जो बयान दिया था वो शरद पवार से बातचीत करके ही दिया होगा। लेकिन फिर भी संजय राउत उस समय जाते हैं शरद पवार से मिलने के लिए जब उनके विधायक दल की बैठक हो चुकी होती है, और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचते हैं।
आदित्य ठाकरे वहाँ राज्यपाल से क्या बातें किए वो तो किसी को पता नहीं चलेगा शिवसेना के लोगों के अलावा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने राज्यपाल से राजनीतिक स्थितियों की चर्चा की, सरकार बनाने की कोई बात नहीं की, क्योंकि सरकार बनाने की बात होती तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयान आता। और ऐसा कहा जाता है कि सामान्य स्तर पर जो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात होती है, जो एक मुहावरा बताया जाता है कि जिस घड़े में पानी कम हो वो ज़्यादा उछाल मारता है। इसका मतलब है अभी तक भाजपा की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान या शिवसेना के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि जब देवेंद्र फडणवीस को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया था, उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने जीत में उद्धव ठाकरे की भूमिका को बताया। अभी तक वो ऐसा बयान नहीं दे रही है भाजपा, और भाजपा के नेता इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं जिससे कि ये लगे कि उनको सरकार बनाने में बहुत समस्या आने वाली है। इसके विपरीत अगर देखें तो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जरूर ऐसा बयान आ रहे हैं। जयंत पाटिल ने भी बोला था ये बात कि भाजपा और शिवसेना दोनों एक ही नाव के सवारी करने वाले लोग हैं और उनमें कोई खटपट नहीं हो सकता। ये जो बाहर से दिखाया जा रहा है वो अंत में एक ही के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एनसीपी को भी पता है कि भाजपा और शिवसेना की विचारधारा एक है। अगर वो कुछ समय के लिए इनको समर्थन दे भी देते हैं तो शिवसेना राज्य में मजबूत तो होगी, एनसीपी को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे चल के शिवसेना और एनसीपी जो क्षेत्रीय पार्टी है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, वो उन दोनों के बीच टकराव होना तो तय है। दोनों क्षेत्र में काम करने के लिए हैं, दोनों महाराष्ट्र की ही राजनीति करते हैं, तो ऐसे में एक क्षेत्रीय पार्टी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगी। और शरद पवार से मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य स्तर पर वो राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करने के लिए शरद पवार से मुलाकात करने के लिए समय मांगे और संजय राउत वहाँ जाके मिले। मिलने के बाद उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया कि शिवसेना का सीएम होगा, लेकिन सीएम की बात कल विधायक दल की बैठक के बाद ही खत्म हो चुकी थी, और इसलिए भाजपा के तरफ से संजय राउत को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। संजय राउत अपनी उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं और वो बयान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा उसके बयानों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और इस बीच एक चीज और बदला है, उद्धव ठाकरे शांत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से ऐसा कोई कठोर बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने भी ये सम्मानजनक रास्ते से पीछे हटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और एक दो अपने नेताओं को छोड़ दिया है ताकि वो कुछ कुछ ऐसे बयान देते रहें ताकि शिव सैनिकों को ये न लगे कि शिवसेना भाजपा के सामने पूरी तरह से झुक गई। शिवसेना ने भाजपा का शरण स्वीकार कर लिया है और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देने के लिए संजय राउत जैसे कुछ नेताओं को छोड़ दिया गया है जो ऐसे बयान दें ताकि ये लगे कि शिवसेना मजबूत स्थिति में है और शिवसेना सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर शिवसेना के पास बहुमत होता, अगर शिवसेना को लगता कि हम सरकार बना सकते हैं, तो वो पहले ही इसके लिए पहल कर चुका होता। और अगर आप इस व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को समझें तो शिवसेना को तभी आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए जबकि भाजपा इसके लिए तैयार नहीं होगी। राज्यपाल अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं तो सबसे पहले भाजपा को बुलाएंगे क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा उसके बाद अपने प्लान पर काम करना शुरू करेगी, क्योंकि सरकार बनाने के बाद, शपथ लेने के बाद तुरंत तो बहुमत साबित करना नहीं होता है। कम से कम तो मिनिमम एक सप्ताह का समय भाजपा को मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उस समय जो उनके पास, भाजपा के पास दूसरा प्लान है कि किस तरह से शिवसेना के असंतोष का फायदा उठाया जा सकता है, कांग्रेस और एनसीपी के इस राजनीतिक जो असंतोष की भावना वहाँ पनप रही है, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच के इस घालमेल को लेके उसका फायदा कैसे उठाएं। और ये उनके प्लान में तब शामिल होगा जबकि शिवसेना की तरफ से पूरी तरह से साफ हो जाएगा और बहुमत साबित करने के टाइम में ये लगेगा कि अब शिवसेना हमें सहयोग नहीं देने वाली है। तो ये शिवसेना का पूरा रास्ता जो है वो किसी न किसी तरह से सम्मानजनक तरीके से वापसी का है। ये गठबंधन में वापस करने के लिए एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे कि हमें हमारे स्टेट में भी, हमारे कार्यकर्ताओं के भी
के बीच हमें एक कमज़ोर न समझा जाए और भाजपा के साथ भी ऐसा लगे कि हमने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण भाजपा उनको कुछ महत्वपूर्ण पद देने के लिए तैयार हो गई। तो ये जो पूरी स्थिति बनाई जा रही है शिवसेना के अंदर, और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अभी शांत हैं और अपने कुछ नेताओं को आगे बढ़ा के बीजेपी को एक अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके पीछे एक ही रणनीति है कि किसी न किसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दें कि हम अभी मजबूत स्थिति में हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को भी ऐसा न लगे कि शिवसेना पूरी तरह से उसके सामने झुक गई है। तो ये मैसेज देने के लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाश करने के लिए शिवसेना अभी उठा पटक कर रही है, अपने कुछ नेताओं को बेलगाम छोड़ के रखी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।